बस कुछ दिन की देरी है, बट हमें क्या टेंशन, हमें तो विकास सर ने तैयारी कराई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इससे सवाल बिल्कुल 100% रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों आप लोग इकोनॉमिक्स का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कल एक वीडियो दिया था और आज ही वीडियो, भाई दोनों वीडियो मिस मत करना। मैं सब्जेक्टिव में गारंटीज कर रहा हूँ इसी में से सवाल आएंगे, क्योंकि ये सवाल पिछले 10 सालों से पूछे जा रहे हैं, तो भाई इससे बाहर क्या ही पूछेगा। देख भी सवाल मिस मत करना, हर बार पिछली बार भी यहीं से आया था, उसकी पिछली बार भी यहीं से आया था, तो इस बार भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि यहीं से सवाल पूछ जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट सभी को शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, एग्जाम आ रहा है, फोड़ के रख देना यार, क्वेश्चंस का गुरूर तोड़ देना है। चलिए देखते हैं सवालों को फटाफट से। ठीक है, दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रित स्थापित करती है। तो देखो, मतलब दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है प्रोडक्ट तैयार करती है, प्रोडक्ट बेचती है, वो इस पर नियंत्रित करती है। देखो, तो निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है, मतलब फैक्ट्री लगाती है जो बाजार के नजदीक हो तथा जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाए। मतलब क्या, जो बाजार से बिल्कुल निकट हो, तुरंत बाजार में सामान चल जाए, और जो आपको कुशल मतलब टेक्निकली ज्ञानी लोग और अनटेक्निकल नॉन टेक्निकल लोग, मजदूर लोग भी मिल जाए, मतलब इंजीनियर भी मिले और मजदूर लोग भी सस्ते में मिल जाए, तो वहां पर ये फैक्ट्री लगाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता क्या बोला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ना, स्थानीय कंपनियां जो लोकल कंपनी है उसके साथ संयुक्त रूप से भी उनके साथ मिल करके भी काम करता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। ठीक, कई बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, जो लोकल छोटे कंपनी को खरीद लेता है और उसके बाद अपना जो उत्पादन है उसको प्रसार करता है, बढ़ाता है। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। जो विकसित देश है ना, उसकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को, मतलब छोटे छोटे कंपनियों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से माल तैयार करके अपना नाम से बेचती है और उन्हें अपना ब्रांड का नाम देती है। क्या बोल रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ना, छोटे उत्पादकों से माल ले लेता है और उसने अपना ब्रांड का नाम लगा देता है, तो बस बन गया उसका ब्रांड। ठीक है, बन गया 100 का चीज 1000 का। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है और जो उनके हितों का देखभाल करती है। ठीक है, वो देखती है कि भाई सरकार कब कौन सा रूल ला रहा है, उसके लिए सही है कि नहीं है, इन सब चीज़ों पर वो नजर रखता है, और जिससे अपने हितों को वो देखता है कि भाई मेरा लाभ होगा कि नहीं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देख लीजिए क्या बोल रहा है। बैंकों के क्रियाविधि का वर्णन करें। बैंक किस प्रकार से काम करते हैं, वो क्रियाविधि बोला है। तो सबसे पहला, जमा राशि को स्वीकार करना। बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से धन राशि को जमा लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग जाके बैंक में जमा कर देंगे ना, तो जमा ले लिया, तो वो धनराशि को जमा लेता है। ऋण प्रदान करना। ठीक है, आपको अगर ऋण की जरूरत है तो बैंक में जाकर ऋण भी ले सकते हो। जमा राशि का एक निश्चित रकम अपने पास रख लेता है, मतलब कुछ जो आप जमा लिख कर लिए 1 लाख, मान ली 10,000 रख दिया, बाकी 90,000 किसी को ऋण दे दिया, तो एक निश्चित राशि जितना उसका रूल होता है आरबीआई का, उतना रखता है, बाकी अपने क्या बोलता है ग्राहकों को ऋण के रूप में दे देता है। ठीक है, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। सामान्य उपयोगिता संबंधी क्या, बैंकों के इस प्रकार के कार्य के अंतर्गत एटीएम कार्ड तथा चेक की सुविधाएं प्रदान करना होता है। मतलब क्या, बैंक एटीएम कार्ड भी देता है, चेक भी देता है, तो ये सब क्या बैंकिंग कार्य ही तो है। एजेंसी संबंधी कार्य, जैसे बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करता है, इसके अंतर्गत चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि का संग्रह करना। ठीक है, एजेंसी के रूप में भी, मतलब आप चाहो तो किसी कोई भी आपका जो प्राइवेट बैंक सब होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम आके आपका घर में भी खाता खोल देगा, इस प्रकार का वहाँ एजेंट रखता होगा। ठीक है, तो एजेंसी से संबंधित कार्य बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करता है, इसके अंदर चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि का संग्रह करना। ठीक है, ये सबको इकट्ठा करता है। ठीक है, तो वही एजेंट, मतलब भाई बहुत सारे, जैसे सहारा का एजेंट, ऐसे एजेंट होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ बात की गई है। ठीक है, कि बैंक का भी कोई एजेंट आके अगर खाता खुलवाना चाहे तो जाके खुलवा सकते हैं, आपके घर में आके खोल देगा। अगला है, भारत में तृतीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। तो देखो, भारत का तृतीय क्षेत्र के इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है दोस्तों, इसमें कोई ना कोई वस्तु का निर्माण होता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, पता ही है ना, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे पढ़ाना, होटल्स, एयरलाइंस, ट्रेन, ये सब। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधि है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। किस प्रकार से, जैसे आप प्राथमिक क्षेत्र वाला कोई सामान तैयार किया, बनाया, ठीक है, मतलब कृषि से कोई उत्पन्न कुछ भी, ठीक है, मान लो मधु ही तैयार किया, मधुमक्खी पालन से मधु तैयार कर लिया, अब वो जगह फैक्ट्री में जाएगा, तो भाई वो तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, बस से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, किससे जाएगा, तो बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन का जरिया ही नहीं रहेगा, तो कैसे जाएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तथा बाजार में बेचना आदि तृतीय क्षेत्र का द्वारा ही किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं में क्या आता है, देखो,
प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन लोगों को बैंक चाहिए भाई, कुछ भी हो पैसा कमाने के बाद बैंक में ही जमा करेगा ना, तो बैंक चाहिए, बैंक में होगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, कहीं अगर LIC में इन्वेस्ट करेगा तो वो भी तृतीय क्षेत्र हुआ, टेलीफोन से किसी को कॉल करेगा तो भी तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। मतलब तृतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए आवश्यक है। समझ गया? और देखो क्या बोल रहा है, धारणीयता का विकास विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता का विकास विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण? देखो, धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। धारणीयता का विकास, धारणीयता का विषय मतलब होता है दोस्तों, देखो धारणीयता मतलब होता क्या है? देखो, धारणीयता का मतलब होता है क्या कि सतत पोषणीय विकास। इसका अर्थ क्या? धारणीयता सतत पोषणीय विकास, जिसका अर्थ होता है क्या कि हम लोग विकास तो अपना कर रहे हैं, ये सोच कर रहे हैं कि भाई अपना तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है ना वो भी, उसको भी वो चीज़ का मिले हक। ठीक है, वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेंगे। अगर रेस्ट पे हम लोग नाउन यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऐसा एक दिन होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है, मतलब धारणीयता विकास करना है, ठीक है, सतत पोषणीय विकास करना है अर्थात निरंतर जारी रखना है, तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। मतलब हमें इस प्रकार से कुछ नियोजन करना होगा। ठीक है, रूल अपनाना होगा कि जिससे संसाधन का कम यूज हो, उसका यूज हो बट कम हो, और आने वाला जो पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन बचा रहे। तो ये नहीं कि सब लोग हम ही लोग खत्म कर दिए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है क्योंकि हर बैंक को अपना जमा पूंजी की एक न्यूनतम, ठीक है, नगद अपने पास रखनी होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर कैसे रखता है? नजर इस प्रकार रखता है कि नजर तो रखता है क्योंकि हर एक बैंक जमा पूंजी की एक न्यूनतम रकम अपने पास रखती है। आप 1 लाख जमा किए, कुछ रकम अपने पास रखेगी, बाकी ऋण दे देगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है या नहीं। मतलब बैंक देखता है कि बैंक जो है वास्तव में नगद या कैश रखा है या नहीं। इस तरह रिजर्व बैंक इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों और व्यापारियों को तो ऋण उपलब्ध नहीं करा रहा है। मतलब बैंक जो सिर्फ बड़े बड़े उद्यमी हैं उन्हीं लोगों को तो ऋण नहीं दे रहा है कि गरीब किसानों को सबको ऋण दे रहा है। ठीक है, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों, छोटे कर्जदार इत्यादि को भी ऋण प्रदान कर रहा है। ये भी RBI देखता है। मतलब भाई, मतलब क्या बोलता है, उसको भेदभाव होने नहीं देता है। प्रत्येक बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को यह लिखित में बताना पड़ता है कि वे कितना ऋण दे रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक जो बैंक है ना वो भारतीय रिजर्व बैंक को लिख के देना पड़ेगा कि मैं इतना ऋण दे रहा हूं और इस पर ब्याज कितना है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के कामों पर नजर रखता है कि भाई कब किसको कौन कितना ऋण दे रहा है, तब तो ये सारे RBI निगरानी रखता है। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है? भाई देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका नहीं है, बहुत भूमिका है। तो देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या? बैंक में लोग अपनी बचत का जमा करते हैं, बचत को जमा करते हैं जिस पर उसे ब्याज मिलता है। अपनी जरूरत के समय उसी पैसे को निकाल सकते हो। क्या बैंक ही है? आप मैक्स जो भी लोग काज कर रहा है उस पैसा कहाँ होता है? बैंक अकाउंट में आ रहा है ना। बैंक में अकाउंट नहीं होता, क्या हाथ में पैसा देता ना तो हाथ जल्दी खत्म हो जाता, और अभी तो हाथ में देता ही नहीं है बहुत कोई। ठीक है, तो आप क्या बैंकों में रख सकता है, जरूरत के समय उस पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंक जरूरतमंदों को ऋण देकर व्यवसाय करने में सहायता करता है जिससे लोगों का आर्थिक विकास होता है। बैंक लोगों को ऋण भी देता है जिससे लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ता है। बैंकों में बहुत लोग काम में लगे होते हैं, इस प्रकार बैंक रोजगार भी देते हैं। बैंक में नहीं देखते कितना लोग काम करते हैं, और आप लोग खुद बैंक की फॉर्म भरोगे आगे जाके। ठीक है, और बेरोजगारी को भी दूर करने में अहम भूमिका निभाता है बैंक। बैंक देश में मुद्रा के परिचालन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, बैंक में मुद्रा के परिचालन को नियंत्रित करता है। भाई जैसे 2000 रुपया का नोट बंद करना था, ठीक है, तो धीरे धीरे वो बंद कर दिया, सारा नोट अपने पास ले लिया। तो मुद्रा के परिचालन को नियंत्रित करता है कि कब मार्केट में कौन सा नोट रहेगा, कौन सा सिक्का रहेगा, ये सब बैंक ही तय करता है। बैंक मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। ये अमीर लोगों से धन लेकर उन लोगों को उपलब्ध करवाती है जो गरीब होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे नहीं चलो भाई अमीर लोगों को ज़्यादा धन है गरीब को दे दो, नहीं, लोन के रूप में देते हैं फिर वापस ले लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? बोलो, भारत सरकार ने जो विदेश व्यापार पर, विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाया था, क्यों लगाया था? मतलब बाहर का कोई देश भारत में आके कोई फैक्ट्री लगे नहीं लगा सकता है, बाहर का कोई देश भारत में आके बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसा क्यों लगाया था? ठीक है, और फिर इन सब अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी, फिर क्यों इसको हटाना चाहती थी? देखो,
भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के निम्न कारण देखिए क्यों लगाया था। तो सबसे पहले देखो, प्रतिस्पर्धा के कारण भारत के नवोदित उद्योग बंद हो सकते थे। मतलब देखो, प्रतिस्पर्धा अगर बाहर से भी सामान आ रहा है तो भाई बहुत सारी फैक्ट्रियों से आएगा, फिर भारतीय कंपनियों को उनसे प्रतिस्पर्धा करेगा ना, बाहरी विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करेगा, उस अनुसार सस्ता सामान देना पड़ेगा। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या की, प्रतिस्पर्धा से भारत के नवनिर्मित उद्योग बंद हो सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे उद्योग जो उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मान लो बाहर से कोई उद्योग से सामान आ रहा है, सस्ता में भारत में बेच रहा है, तो भारतीय उद्योग चल पाएगा नहीं चल पाएगा। इसलिए व्यापार अवरोधक लगा दिया कि भारत में आप सामान आके नहीं बेच सकते हो। इस प्रकार से ऐसा इसीलिए किया गया था कि विदेशी स्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जाए। मतलब देश के जो किसान है या जो भी उत्पादक है उसको संरक्षण प्रदान करें। अगला, रक्षा प्रदान करे, डूबे ना। ऐसे में यदि यही उचित समझा गया कि केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाए जिनके बिना काम चलना कठिन है और जो बिल्कुल अनिवार्य, जैसे उर्वरक, पेट्रोलियम आदि। क्या बोल रहा है, ऐसे में यह उचित समझा कि केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाए। कहाँ से, विदेश से। केवल उसी वस्तुओं का आयात किया जाए जिसके बिना क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, विदेश से केवल ऐसा सामान हमारे देश में मंगाया जाए जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता है। जिससे कि उर्वरक हो गया, खाद हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जैसे गाड़ी नहीं चलेगा फिर। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि इन अवरोधकों को सरकार तो हाँ क्यों हटाना चाहती है वो देख लो। तो इस प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उत्पादक अपने माल में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे ताकि उनका माल विदेशों में एक बड़ी मात्रा में बिक जाए। देखो, बिक सके। मतलब क्या, चलो छोटे कंपनी था, पहले शुरू नहीं पता था तो व्यापार लगा दे, उन लोगों को मौका मिल गया आगे बढ़ने का। अब हर बार अगर भारतीय कंपनी को संरक्षण ही प्रदान करेगा तो ऐसा भी हो जाएगा ना, चलो भाई सरकार ने छूट दे दिया है, हम लोग जो मन वो बेचे, नहीं ना, उस कंपटीशन भी जरूरी है। ठीक है, तो फिर कंपटीशन फिर करवाता है ना धीरे धीरे भारत सरकार। देखो क्या है, इस प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उत्पादक अपने माल में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे ताकि उनका माल विदेशों में एक बड़ी मात्रा में बिक सके। ठीक है, जब व्यापार उधर हटा देगा तो उन्हें डर रहेगा कि भाई चलो भाई विदेश से भी सामान आएगा, मतलब हमको उस मुकाबले में काम करना होगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या कि एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा चीजों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, ये स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होगा ना, जिससे क्या चीजों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, अच्छी चीजें बनेगी, भारत में भी अच्छा चीजें तैयार होगा, सभी लोग अच्छा सामान बेचेगा। क्योंकि अगर नहीं बेचेगा तो विदेश से सामान आएगा, वो सामान सब लोग ले लेगा। इसलिए भारतीय सरकार ने सोचा कि वह समय आ गया है जब भारतीय उद्योगपति प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षम हो चुके हैं। ठीक है, भारतीय सरकार ने क्या सोचा कि चलो भाई भारतीय उद्योगपति को बहुत संरक्षण दे दिया, अब वो समय आ चुका है कि उद्योगपति इस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करे और लड़े और आगे बढ़े। ठीक है, चलो जैसे मैंने कहा ना, हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, उस प्रकार से। नेक्स्ट देखो, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। औपचारिक स्रोत मतलब वही जो सरकार द्वारा मिलता है। क्यों जरूरत है, देखो कि अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए, क्योंकि इनमें उच्च ब्याज दर होती है और कर्जदार को ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल, अब जो अनौपचारिक स्रोत है, जो किसी रिश्तेदार से लिए, किसी साहूकार से लिए, तो उसमें उच्च ब्याज दर लगेगा, 100% का 10% लग जाएगा, तो जो कर्जदार के लिए लाभकर नहीं होता है। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। सस्ता और सामर्थ्य अनुकूल, ठीक है, मतलब ऋण तो जरूरी है ना। सस्ता ऋण में अगर बैंक कम परसेंटेज पर किसानों को ऋण देगा तो किसान आगे बढ़ेंगे, उसका भविष्य सुधरेगा। इस प्रकार से तो सस्ता और सामर्थ्य के अनुसार अनुकूल कर्ज जो देगा बैंक, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा, आवश्यक होगा। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है। मैंने कहा ना, 100% जैसे 10% लग जाता है, इस प्रकार से। और ये उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का कम ही कर पाता है। क्या, और जो उधार लेता है भाई, उधार लेके जो काम वो करता है उससे ज़्यादा तो मतलब उतना पैसा उसको वापस देना पड़ता है, सूद के रूप में गिनना पड़ता है। ठीक है, जिससे क्या जो काम करता है, जो उधार लेता है ना, उससे क्या आय बढ़ाने के बजाय और डिप्रेस्ड हो जाता है और व्यय हो जाता है। मान लो 1000 रुपया किसी उधार लिया, अब 1000 रुपया में मान लो महीना में 100 रुपया देना ही पड़े, तो समझ रहे हो कितना 10% महीना का जा रहा है। महीना मतलब एक साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा, जो बैंक 12 साल में करता है वो उधार वाला लोग 1 साल में कर लेता है। समझ रहे हो। अगला क्या है कि विदेशी व्यापार था विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है, तो देखो सिंपल सा लिखा हुआ है। विदेशी व्यापार क्या है, विदेशी व्यापार से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होने वाला जो व्यापार है उससे। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों और सेवाओं के व्यापार का कार्य, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये सब बेच सकता है। यह दुनिया भर के विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ता है। कौन, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को जोड़ता है, एक देश दूसरे देश का व्यापार कर सकता है। इसमें आमतौर पर एक देश की वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का दूसरे देश के साथ आदान प्रदान शामिल होता है। बिल्कुल वही चीज़ लिखा हुआ है। विदेशी व्यापार माल की उपलब्धता को सुगम बनाता है जो एक देश के घरेलू बाजार में एक अलग देश में उत्पादित होता है। मतलब सिंपल सा चीज़ वहाँ लिखा गया है। और विदेशी, ये हो गया विदेशी व्यापार।
और विदेशी निवेश का ये लिखा हुआ है, सिंपल सा चीज़ है, पढ़ लेना। विदेशी निवेश मतलब क्या? विदेशी व्यापार मतलब कोई भी देश, मान लो दो देश का एक दूसरे से व्यापार, ये देश जाके यहाँ व्यापार करेगा, ये देश जाके यहाँ व्यापार करेगा, एक दूसरे से व्यापार करेगा। विदेशी निवेश मतलब क्या? विदेशी निवेश से तात्पर्य किसी कंपनी या संगठन द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश। ठीक है, अब ये कंपनी क्या है, यहाँ के सामान एक फैक्ट्री बनाएगा, इस प्रकार से सोच लो। ठीक है, और क्या, जो विदेशी व्यापार है विभिन्न बाजारों, विदेशी व्यापार मतलब विभिन्न बाजारों को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर सारे देश मिलकर बाजार कर रहा है, व्यापार कर रहा है। ठीक है वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, मतलब भारत से कोई सामान अमेरिका में जाके बेचा रहा है, अमेरिका कोई सामान भारत आके बेचा जा रहा है, ये विदेशी व्यापार हो गया। और विदेशी निवेश क्या हो गया? विदेशी निवेश में एक कंपनी आमतौर पर दूसरे देश में विनिर्माण इकाई, बिक्री और कार्यालय आदि स्थापित करती है। मतलब कोई आदमी, फैक्ट्री आया, वो भारत में अपना सेटअप लगाया, फैक्ट्री लगाया। ठीक है, फैक्ट्री लगाने के बाद अपना ऑफिस भी बनाएगा। ठीक है, और इस प्रकार जो बोलता है, इसको बोलते हैं विदेशी निवेश। मतलब बाहर का कोई कंपनी आके हमारे देश में कंपनी लगाएगी, फैक्ट्री लगाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं विदेशी निवेश, समझ लो। ठीक है, तो उससे यही लिखा गया कि अपने कार्य या शाखाएं स्थापित करने के लिए एक बड़ा निवेश है। सरल शब्दों में विदेशी निवेश एक देश से दूसरे देशों के स्थित कंपनियों के लिए विदेशी पूंजी की शुरुआत है। मतलब आकर विदेशी पूंजी हमारे देश में आता है। इस प्रकार यह पूंजी को एक देश से दूसरे देश में ले जाने में मदद करता है। तो सिंपल सा ही शब्द लिखा हुआ है, देख लो, विदेशी निवेश, विदेशी क्या है। बाकी दोस्तों यहाँ पर क्या है, न्यूनतम समर्थित कीमत है, बफर स्टॉक है और निर्गम कीमत है। ठीक है, क्या देख लो, सबसे पहले क्या है, न्यूनतम समर्थित कीमत मतलब क्या होता है? न्यूनतम समर्थित मूल्य वो मूल्य होता है जो सरकार किसानों के लिए तय करती है। जब भारतीय खाद्यान्न निगम विशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमत दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य, मतलब सरकार ने जितना पैसा तय किया ना, उससे कम में कोई उससे खरीद नहीं सकता, उसको बोलता है न्यूनतम समर्थित मूल्य। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक एक प्रणाली है या योजना है जो अच्छी फसल के समय किसानों को एक निर्दिष्ट सीमा के नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टोर करती है। मतलब किसानों से, बफर स्टॉक क्या है? किसानों से सामान खरीदेगा, सरकार अपने स्टॉक में रख लेगा, ये हो गया बफर स्टॉक। ठीक है, ताकि अगर मान लो ज़्यादा माल उत्पादन हो गया तो किसान को कम भाव में ना बेचना पड़े, उसको सरकार खुद खरीद लेती है और स्टॉक करके रख लेती है, उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। निर्गम कीमत, जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तो उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। जैसे अभी देख रहे हो ना, बीपीएल में 1 रुपये किलो चावल मिल रहा है, तो ये निर्गम कीमत ही है। इस कीमत क्या बोलेंगे? निर्गम कीमत। क्योंकि वो चावल बाजार में जाओ के खरीदोगे तो 20 से 30 रुपये किलो खरीदेगा, लेकिन सरकार आपको कितना में दे रहा है? 1 रुपया पर किलो में दे रहा है, या फ्री दे रहा है। ठीक है, 1 रुपये का पर किलो समझ लो, पैसा तो लेता है ना, 5 किलो का 5 रुपया चाहे जो भी हो। तो ये चीज़ हो गया। तो दोस्तों ये सारा सवाल आप कर लीजिए। ठीक है, और सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बोलिएगा, और आप लोग किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बोलिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए उस प्रकार की वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, चलो, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।